सबसे पहले तुमको जो ध्यान में रखना है कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। अब करंट को जनरली हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं या अलग अलग करंट होते हैं, लेकिन करंट को हम लोग बेसिकली दो ही स्टडी करते हैं। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि करंट का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज करता है, वैल्यू फिक्स नहीं रहेगा, और करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो प्रोड्यूस होता है अल्टरनेटर। क्या होता है? अल्टरनेटर, या इसको हम लोग बोलते हैं एसी जनरेटर। क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर भी है सिलेबस में, और एसी जनरेटर के बारे में तुम्हारा बेसिक जो आइडिया है वो तो क्लियर ही होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि एसी जनरेटर में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो तुम्हारे मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बीच में एक सिलेंड्रिकल आर्मेचर होता है, आर्मेचर के ऊपर आर्मेचर क्या होता है, वाइंडिंग। अब उस आर्मेचर को जब हम लोग रोटेट कराते हैं तो उसके वाइंडिंग में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्वेशन। देखो फैराडेज लॉ और लेंज लॉ को कंबाइन करके ये इक्वेशन हम लोग देखेंगे। फैराडेज लॉ क्लियर है, फटाफट देखेंगे। यहाँ पे फैराडेज लॉ बताता है कि जैसे भी बताया ना, कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कट होता है। अरे हाँ नहीं बोल। मान लेते एक कंडक्टर यहाँ पे रखे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, नॉर्थ से किधर जा रहा है, साउथ, फिर साउथ से किधर आता है, नॉर्थ। तो भैया इसको क्रॉस कर रहा है, रोटेट करा रहे, तो उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो टाइम के साथ क्या करेगा, चेंज। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है टाइम के साथ चेंज करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, और इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -n × dϕ/dt, जहां पे बता रहा है n नंबर ऑफ टर्न्स। क्या बता रहा है, n नंबर ऑफ टर्न्स। कॉइल है जिसमें कितने टर्न्स हैं, n, सबके साथ कितना फ्लक्स लिंक है, 5। तो E = -n dϕ/dt, या तुम इसको बोल सकते हो -n, और फ्लक्स को हम लोग बोलते हैं B.A। B.A डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, dt। होगा नहीं यार, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B.A। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.A, E.A या E.S, जो भी बोलो स्मॉल फ्लक्स के लिए बोलो यार। तो यहाँ पे देखो B.A को कैसे रखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये तुम्हारा कॉइल है, कॉइल का कोई भी शेप ले सकते, इसका एरिया वेक्टर हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड होता है। और मान लेते हैं फील्ड लाइन से इसको क्रॉस करके जा रहा है ना यार, ये तुम्हारे फील्ड लाइन से, ये मैग्नेटिक फील्ड है B। बोलो यार, दोनों के बीच कुछ एंगल है ना, ये एंगल को कितना मान लेते हैं, थीटा। तो इसका जो फ्लक्स होगा B.A। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो जाएगा -n d/dt, सिंपल डिफरेंशिएशन है। B.A को लिख सकते हो BA cos थीटा। अरे बोलो यार, अरे है नहीं। अब अल्टरनेटर या जो एसी जनरेटर होता है, एसी जनरेटर का वर्किंग मालूम है ना मेरे भाई, तो यही देखो ना। तो एसी जनरेटर कैसे करता है मालूम है ना, रोटेट कराते हैं। क्या कराते हैं, रोटेट, दो मैग्नेटिक पोल के बीच। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। और कॉइल जो रोटेट करेगा तो इसका एरिया भी क्या होगा, कांस्टेंट। एरिया भी क्या होगा, कांस्टेंट। और जब रोटेट कराओगे तो एंगल क्या करेगा, चेंज करेगा। मान लेते हैं ये वाला पार्ट देखो, इधर ध्यान दो, इधर ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो। अभी ये थीटा = 0 पे, क्या थीटा = 0, पहले रोटेट कराएगा, इसका पोजीशन चेंज कर गया ना यार, कुछ एंगल लाइक ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये वाला पार्ट का देखो, कोई भी एक पार्ट को अगर चूज कर लोगे तो उसका ओरिएंटेशन या उसका पोजीशन, एंगुलर पोजीशन टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज। तो यहाँ पे थीटा चेंज करता है। क्या चेंज करता है, थीटा, जनरेटर में। यानी ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, ये कॉइल का ओरिएंटेशन, बी का एरिया ऑफ द कॉइल, ये जो तुम लोग बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो आपका कॉइल प्लेस्ड है, उसका ओरिएंटेशन टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज। तो बाकी वाले टर्म कांस्टेंट है, बाहर कर दो। बी भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, d/dt cos थीटा। क्या है, cos थीटा। cos का होता है माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है नहीं, सोए हुए थे क्या, तो एक्टिव रहे यार क्लास में। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा n × b × a, और cos का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। है नहीं, बोलो यार, साइन थीटा। और बाय चेन रूल बोलते हैं इसको, ये होगा d θ/dt। क्योंकि अगर यहाँ पे थीटा है
तो इसका डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, tan के। तो ये फिर से लिखना पड़ेगा d थीटा बाय dt। अब देखो लीनियर और एंगुलर में तुमको रिलेशनशिप बताते हैं। मान लेते हैं ये है एंगुलर पोजीशन आर्मेचर का, टाइम के साथ चेंज कर रहा है जी। मान लेते हैं ये t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया, यहाँ पे पोजीशन आ गया। टाइम t में इसने कितना एंगल कवर किया, थीटा। कितना एंगल कवर किया, थीटा। अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ आर्मेचर रोटेट कर रहा है, किस स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू होगा एंगल कवर्ड कितना, थीटा बाय टाइम t। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ओमेगा t। अगर तुम इंस्टेंटेनियस स्पीड के टर्म में लिखो तो ओमेगा इज इक्वल टू तुम बोल सकते हो d थीटा बाय dt। तो d थीटा बाय dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड, स्पीड ऑफ द आर्मेचर, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द आर्मेचर। लेकिन यहाँ पे जनरली स्पीड ऑफ द आर्मेचर को हम लोग क्या रखते हैं, फिक्स, कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट करता है। तो E इज इक्वल टू मुझे हो जाएगा n इंटू बी इंटू ए, और d थीटा बाय dt क्या हो गया, ओमेगा। क्या हो गया, ओमेगा। और साइन थीटा, थीटा की जगह रिप्लेस करो साइन ऑफ ओमेगा t। अब ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट। अभी बताए थे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कांस्टेंट। एक बार तुमने जनरेटर बना लिया, उस पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, फिक्स। बी मैग्नेटिक फील्ड को जनरली हम लोग कांस्टेंट ही रखते हैं, एरिया ऑफ द कॉइल भी फिक्स हो जाएगा। ओमेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट करा रहे हैं। सिर्फ ये ओमेगा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को। ये सिर्फ चेंज कर रहा है ना। तो बाकी का सारा टर्म कांस्टेंट है। बाकी का ये टर्म क्या है, कांस्टेंट। ये वाला टर्म सिर्फ क्या करेगा, चेंज। जैसे ओमेगा टी चेंज करेगा, साइन भी अपना वैल्यू वो क्या करेगा, चेंज करेगा ना। और साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। क्या होता है, 1। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1। तो अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पे साइन का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो। तो 1 इंटू ओमेगा इंटू ए इंटू बी इंटू एन इंटू बी इंटू ए ओमेगा हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। अरे साइन का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो ना मैक्सिमम, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, साइन मैक्सिमम, तो ई मैक्सिमम। तो एन इंटू बी इंटू ए ओमेगा बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, मैक्सिमम। क्योंकि ये टोटल का टोटल वैल्यू, ई का वैल्यू टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज। बोलो यार, टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो कभी ना कभी एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको तुम ई नॉट बोल सकते हो, या ई मैक्स। क्या बोल सकते हो, ई मैक्स। ये एन इंटू बी इंटू ए ओमेगा के बदले मैंने ई नॉट रखा, और वहां पे वापस मेरे को साइन ऑफ ओमेगा टी। और ई नॉट को हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू, या बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। किसका, वैल्यू ऑफ ई। ई आपका यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ को। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमएफ को। तो हो जाएगा ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन हो गया ईएमएफ का। अब अगर इसका ग्राफ तुम ड्रॉ करोगे, साइन का ग्राफ ऐसे होता है, देखो यहाँ ध्यान दो। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना, ई नॉट। तो साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे करके जाएगा ना। मैक्सिमम वैल्यू ये होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ई नॉट पॉजिटिव। और मैक्सिमम वैल्यू अगर तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस ऑफ ई नॉट। अरे बोलो यार। और ये ओमेगा टी इसको रिप्रेजेंट करा है, ओमेगा टी, या एंगल बोल सकते हो ओमेगा टी के टर्म में। अगर एंगल के टर्म में रखोगे तो ये होगा 0। क्या होगा, 0। ये होगा पाई। ये कितना होगा, 2 पाई। अरे बोलो यार, टाइम के टर्म में रखोगे तो 0, टोटल टाइम जो लगता है एक साइकिल में t, और हाफ कितना होगा, t/2। क्या होगा, t/2। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू ईएमएफ का है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पहले तो पॉजिटिव में चेंज कर रहा है, फिर किस में चेंज कर रहा है, नेगेटिव में, फिर वापस क्या आएगा, पॉजिटिव, फिर से क्या है, नेगेटिव। तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेट मतलब होता है एक के बाद एक, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो एक के बाद एक क्या मिल रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए इसको पता चला, इसका नाम बताया गया अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्योंकि एक बार अगर पॉजिटिव ले रहा है तो दूसरे बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसलिए इसका नाम पड़ा अल्टरनेटिंग ईएमएफ। है नहीं। अब जो तुमने कॉइल लिया था, ये जो कॉइल है उसका अगर रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस क्या है, आर, तो करंट भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, करंट भी। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट आई इज इक्वल टू होता है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है जी, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ ई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। तो ई का वैल्यू पुट कर दो, कितना है, ई नॉट बाय आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ ई नॉट बाय आर,
ई नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट था, ई नॉट बाय आर को हम लोग एक नया टर्म का नाम दे सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसी तरह मैं बोलूंगा आई नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और देखो टाइम के साथ करंट क्या कर रहा है, चेंज, यानी हमेशा टाइम के साथ करंट क्या कर रहा है, चेंज। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो करंट मिलेगा वो करंट को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि करंट क्या कर जा रहा है, चेंज। करंट क्या कर जा रहा है, चेंज। तो किसी भी टाइम पे जो तुमको करंट मिल रहा है उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे आई बता रहा है इंस्टेंटेनियस करंट, आई नॉट बता रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। क्या बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। फिर से अगर ग्राफ को ड्रॉ करोगे साइन ग्राफ ऐसे ही आता है, तो तुम देखोगे कि करंट भी क्या कर रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। टाइम चेंज करेगा ओमेगा टी चेंज करेगा ना, साइन भी चेंज करेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी। तो करंट कंटिन्यूअसली टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज। और साथ ही साथ इसका वैल्यू भी क्या कर रहा है, इसका डायरेक्शन भी क्या हो जा रहा है, रिवर्स, एक साइकिल के बाद। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट। ये है इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्लियर है ना? तो तुम्हें एक चीज पता चला, अब एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना है। एग्जाम में तुम ये भी बोल सकते हो कि करंट का जो इक्वेशन है, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन, साइन और कॉस किसी के भी टर्म में रख सकते, समझ में आ रहा है ना, साइन या कोसाइन फंक्शन। जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइन से। इसका डिराइव करना है ना आता है? नहीं, डेरिवेशन इतना थोड़ा है सर, लेकिन ये आसान भी है। हाँ सर वो बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ के अकॉर्डिंग ये सेल्फ इंडक्टेंस पे वर्क करता है। सेल्फ इंडक्टेंस, हाँ बोलो इधर, हाँ बोलो। सर ये ग्राफ के अकॉर्डिंग लोग बोल सकते हैं क्या ये सेल्फ इंडक्टेंस पे वर्क कर रहा है? अभी सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग बाद में जाएंगे, आराम से बताएंगे। हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस तुमको और मतलब क्लियर ही हो जाएगा। देखो कुछ टर्म्स तुमको भी यहाँ ध्यान में रखना है। अभी अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट का लाइन ना इक्वेशन, जैसे अगर E इज इक्वल टू तेरे पास है E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी। अब ग्राफ भी भूल जाओगे तो कैसे पता चलेगा? I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। या इसको दूसरे टर्म में भी रख सकते हैं, इसको तुम एक कांस्टेंट ऐड भी कर सकते हो, I नॉट साइन ऑफ, देखो ये ओमेगा टी एंगल के जगह पे ना, तो ओमेगा टी प्लस फाइव भी दिया जाएगा। अरे बोलो यार, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे, देखो यहाँ पे अगर t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, हाँ नहीं, जब टाइम तुमने 0 स्टार्टिंग दिया था तो ये टर्म 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5। अरे बोलो यार, क्या मान लेते हैं कि तुमने तब काउंट, मान लेते हैं आर्मेचर भी ऐसे रखा हुआ है, समझ में आ रहा है, तब तुमने t इज इक्वल टू 0 काउंट किया। आर्मेचर ऐसे हो गया, थोड़ा सा एंगल कवर कर गया, तब तुम t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट किया। आर्मेचर ऑलरेडी कुछ एंगल कवर कर गया, उसके बाद तुमने काउंट करना स्टार्ट किया। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी आर्मेचर कुछ एंगल को कवर कर चुका है, हाँ या ना? तो ये भी इक्वेशन है अल्टरनेटिंग ईएमएफ का। अब तुमको क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं न्यूमेरिकल्स। जैसे एक इक्वेशन में करके दिखाता हूँ, सिंपल। ऐसे अगर पूछे कि I इज इक्वल टू 5 एम्पियर साइन ऑफ 314t प्लस पाई बाय 6 दे दिया ना। अब याद रखना जहां पे भी साइन लगा रहेगा करंट का या कोसाइन भी लगा रहेगा, याद रखना वो अल्टरनेटिंग करंट है। कैसा करंट है? अल्टरनेटिंग करंट। पूछ दिया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पहले पूछेगा फाइंड नंबर 1 मैक्सिमम वैल्यू या बोलो पीक वैल्यू कितना है करंट का वो बता। दूसरा बोलेगा कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, सॉरी स्पीड कितना है या फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना है, अरे है नहीं। और थर्ड में वो पूछेगा फ्रीक्वेंसी कितना है, कितना है फ्रीक्वेंसी, और पूछ दे कि टाइम t इज इक्वल टू, यहां ध्यान दो, टाइम t इज इक्वल टू 1 बाय पाई पे, पाई सेकंड पे कितना करंट एट t इज इक्वल टू 20 सेकंड करंट का वैल्यू क्या है, ठीक है ना? इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं, कंपेयर करो आई नॉट कितना आ गया मुझे 5, ओमेगा के साथ टाइम के साथ जो लगा था वो ओमेगा बताता है, ओमेगा यहाँ पे कितना है 314, तो हो जाएगा 314, और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। अरे एंगल बाय टाइम ना, एंगल का यूनिट रेडियन। फ्रीक्वेंसी देखो ओमेगा इज इक्वल टू बताए थे 2 पाई एफ, क्या होता है 2 पाई एफ, प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। अगर एंगुलर स्पीड की बात करते हैं तो एक बार टोटल जब रोटेट करेगा कितना एंगल कवर होता है 2 पाई बाय टाइम क्या होता है t, और 1 बाय t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, हो जाएगा 2 पाई
यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा है 314 और पाई कितना है? 2 पाई। 2 इंटू 3.14। अरे है नहीं, 100 टाइम्स जाएगा। 100 बाय 2 कितना हो गया? 50 हर्ट्ज। इसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। और ये वाला टाइम यहाँ पे पुट करो। I इज इक्वल टू मुझे हो गया 5 एम्पियर साइन ऑफ 314 और t का वैल्यू पुट करो। t का वैल्यू कितना है? 1 बाय पाई प्लस पाई बाय 6। अरे बोलो यार, यहाँ पे कुछ मुझे कुछ अलग से लेना चाहिए था। 1 बाय लेट अस टेक 100। 1 बाय 100 सेकंड ले लेते हैं। 1 बाय 100 सेकंड तो आसान रहेगा सॉल्व करने। अरे बोलो यार, हाँ कितना? हाँ तो 3.14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3.14 और 3.14 किसका वैल्यू होता है? पाई का। तो हो जाएगा I इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6। हाँ या नहीं? साइन पाई प्लस थीटा। साइन पाई बाय cos थीटा। क्या? नहीं cos थीटा नहीं sin थीटा ही होगा। सेम रहता है, नो चेंज। साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। क्लियर है ना? यस तो साइन पाई प्लस पाई बाय 6 ये थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। अरे पाई 180 डिग्री ना। यस सर। देखो यहाँ ध्यान दो यार, तुम लोग अगर नहीं जान रहे तो देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे 0, ये होगा क्या होगा? पाई बाय 2। ये आपका क्या होगा? पाई। ये 3 पाई बाय 2 वापस घूम के आओगे कितना हो जाएगा? 2 पाई। अरे बोलो यार, तो पाई प्लस पाई बाय 6 है। पाई पे तुम जोड़ोगे तब यहाँ पे आ जा रहे हो ना। ऑल स्कूल टू कॉलेज कॉस इसमें होता है, साइन क्या होता है? नेगेटिव। यानी पहला तो बात ये वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। और बताए थे जब हम लोग पाई और 2 पाई हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर क्रॉस करोगे नो चेंज, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में। वर्टिकल अगर चेंज करे तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉस एक्स एक्स एक कॉस में। अरे है नहीं, रूल है, टेक्निक है। तो साइन पाई प्लस पाई बाय 6 सेम रहेगा, साइन पाई बाय 6 माइनस साइन के साथ हो जाएगा -5 साइन ऑफ पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो -5/2 -2.5 एम्पियर हो गया। क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल? वो मेरे भाई, अरे तुम लोग को जा रहा है यार? यस सर। ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हुआ ना, I इज इक्वल टू I नॉट। सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलेंगे I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी और E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया है? ये अल्टरनेटिंग EMF है और ये अल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब एक ही है कि इसका वैल्यू मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा करंट और EMF का, ऐसे कभी 0 आ जाएगा, कभी 0.1 कुछ भी आ जाएगा। कंटिन्यूअसली इसका वैल्यू क्या करेगा? चेंज। और इसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? रिवर्स। जैसे डीसी बैटरी में एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव से क्या जाता है? नेगेटिव करंट। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हम लोग बोलते हैं। तो डीसी में तो पोलैरिटी फिक्स रहता है जी। जब तक तोड़ के बैटरी को रिवर्स नहीं करोगे तब अपने आप रिवर्स होता है क्या? नहीं। लेकिन एसी का अभी अगर पोलैरिटी किसी टर्म में ये पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? नेगेटिव, तो कुछ देर के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव, एक्सचेंज। तो डायरेक्शन भी करंट का क्या हो जाएगा? रिवर्स। क्या हो जाएगा? रिवर्स। क्लियर है क्या? यस सर। तो एक चीज सबसे पहले याद रखो कि करंट यहाँ पे तुम्हें फिक्स नहीं मिल रहा है। करंट फिक्स नहीं मिल रहा है। करंट हम लोग कहते हैं किसको है? करंट हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट को हम लोग क्या लिखते हैं? I इज इक्वल टू dq बाय dt। तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I dt। अरे बोलो यार, हाँ है ना? अब करंट भी बहुत तरह का होता है। जैसे हम लोग स्पीड वगैरह पढ़ते थे तो एक करंट होता है इंस्टेंटेनियस, दूसरा क्या होता है? एवरेज। क्या होता है? एवरेज। जैसे बोलते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। वैसे ही हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, एवरेज करंट। क्या डिफाइन करेंगे? एवरेज करंट, IAV। इसका मतलब होगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो कर रहा है एसी के कारण। अरे एसी हो या डीसी, चार्ज फ्लो के कारण ही ना करंट हो रहा है। तो कितना टोटल चार्ज फ्लो किया? टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। यही कहलाएगा क्या? बता यार, एवरेज करंट। तो मैं मान लेता हूं कि टोटल चार्ज कितना फ्लो किया। सपोज मान लेते हैं डीक्यू कितने फ्लो में किया? dt में। फिर डीक्यू फ्लो कर गया कितने टाइम में? dt टाइम में। फिर डीक्यू फ्लो किया कितने टाइम में? dt टाइम में। तो नीचे टोटल जोड़ते जाएंगे, ऊपर में टोटल चार्ज जोड़ते जाएंगे। dq 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 बताएगा, यानी टोटल चार्ज dq को तुम ऐड कर रहे हो।
अरे कर रहे हो ना यार। तो इंटीग्रेशन क्या बोल सकते हैं, डी क्यू, और इधर इंटीग्रेशन क्या बोलेंगे, डी टी। डी टी डी टी मतलब डी टी को जोड़ रहे हो, इंटीग्रेशन डी टी। इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है एडिशन, और डी क्यू का वैल्यू क्या है, आई डी टी। तो इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। जब यहाँ लिमिट ले लोगे तो किसी भी टाइम इंटरवल में तुम एवरेज करंट निकाल सकते हो। अरे बोलो यार, तुम बोलो, सही है ना। हाँ सर। एवरेज करंट का मतलब क्या हुआ, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज को हमने बोल दिया टोटल चार्ज डी क्यू का इंटीग्रेशन और टोटल टाइम डी टी का। अरे बोलो यार। सिमिलरली अगर एवरेज हमको ईएमएफ निकालना है तो ई एवरेज को भी हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ई इंटू डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी, जैसे करंट के बारे में बोले। हाँ नहीं, तो किसी भी साइकिल में निकाल सकते हो, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, फुल साइकिल। तो करके दिखाते हैं, एक को मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। करंट को, किसको, करंट को। तो करंट का हम लोग निकालते हैं। ये करंट का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये वाला सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं। इधर मेरे भाई, इधर इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया एक साइकिल में। ये आपका पॉजिटिव साइकिल बता रहा है, ये नेगेटिव। मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ई नॉट, यानी पीक वैल्यू को वही बोलते हैं, सबसे छोटी पे देख। और ये माइनस बता रहा है, माइनस ऑफ आई नॉट। अगर टाइम के टर्म में स्टार्ट कर, मान लेते 0 से स्टार्ट किया, 0 हो गया, हाफ साइकिल में t/2 और फुल साइकिल में t। और अगर एंगल के टर्म में रख रहे हो, किसके टर्म में, एंगल, तो ये होगा 0, ये होगा पाई और ये होगा 2 पाई। इसका मतलब अगर हाफ साइकिल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल रन कर रहा है मुझे इस टाइम के लिए 0 से t/2 तक। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल बोले तो t/2 से t तक। और अगर पूरे साइकिल की बात करें तो 0 से t तक, 0 से t तक। देखो ये ना फॉर्मूला भाई। तो अगर बोलेगा कि भैया एवरेज वैल्यू फाइंड कीजिए, किसमें, पॉजिटिव हाफ साइकिल, किसमें, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट लेंगे 0 टू t/2। और अगर बोले कि नेगेटिव हाफ साइकिल में फाइंड कीजिए तो लिमिट लेंगे t/2 से t। अगर बोले फुल साइकिल में 0 टू t। और फुल साइकिल में ऐसे, चूंकि जो ये सिमेट्रिकल है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो 0 होगा, क्या होगा, 0। तुम इंटीग्रेशन से कर भी सकते हो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में करके दिखाते हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आई एवरेज हो जाएगा इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। सबसे पहला निकालते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल फटाफट करता हूं। तो हो जाएगा 0 से t/2, हाँ है ना। आई का वैल्यू रिप्लेस करो, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। नीचे में इंटीग्रेशन डी टी, डी टी का सिर्फ एक वेरिएबल है, अरे सिर्फ टाइम है ना नीचे, तो डी टी का क्या हो जाएगा, टी, लोअर लिमिट 0, अपर वैल्यू t/2। आई एवरेज निकाल दो, आई नॉट आपका बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। जिस तरह मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था वैसे इंटीग्रेशन में भी याद रखना है। यहाँ पे टाइम का कोफिशिएंट है ओमेगा, लेकिन तुम डिफरेंस इंटीग्रेट करियो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा डिवाइड होगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई। और एक कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो वेरिएबल के साथ, किसके साथ, वेरिएबल के साथ, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन में, मतलब मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड, डिवाइडेड बाय क्या लेंगे, ओमेगा। ये तो डायरेक्ट हो गया, t का वैल्यू पुट करो, t/2 माइनस 0, माइनस साइन बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आई नॉट बाय ओमेगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t/2। तो जो वेरिएबल है, टाइम ही ना वेरिएबल है, टाइम ही सिर्फ चेंज कर रहा है, तो जाएगा cos ऑफ अपर वैल्यू ओमेगा t/2 माइनस cos ऑफ t, यहाँ पे 0 पुट करोगे 0 जाएगा, ओमेगा इनटू 0 0 हो जाएगा। अरे होगा ना, वैल्यू पुट कर दो। ओमेगा का वैल्यू भी जस्ट कुछ देर पहले बताते, ओमेगा मतलब 2 पाई बाय 2। अरे बोलो यार, तो आई एवरेज आ जाएगा माइनस आई नॉट, अरे हाई नहीं, और नीचे में और भी बैठा था t/2 था ना, ओमेगा का वैल्यू कितना था, 2 पाई बाय t, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, अरे जाएगा ना, और t क्या रहेगा नीचे। इसको वैल्यू पुट करो, cos ऑफ ओमेगा, ओमेगा कितना था, 2 पाई बाय t इंटू t/2, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1,
हाँ या नहीं, ये आपका टी टी क्या हो गया, कैंसर, टू टू क्या हो गया, कैंसर, तो यहाँ से आई एवरेज आ जाएगा। सर इनसाइड में टीटी कैंसिल होगा। हाँ देख लेते हैं ना, टी टी कैंसर, टू टू कैंसर, कॉस पाई का वैल्यू -1, कॉस पाई का -1, -1 -1 -2, माइनस माइनस कैंसर, तो हो जाएगा 2 इंटू आई नॉट न्यूमरेटर में, और नीचे में सिर्फ क्या बचेगा, पाई। अरे बोलो यार, सॉल्व करो इसको। तो आई एवरेज 2 रहने दो, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आई नॉट। अरे बोलो यार, और भी अगर सॉल्व करोगे 3.14 है, इस डेसिमल हटाओगे तो 2 हो जाएगा 200/314 इंटू आई नॉट। हाँ नहीं, 200 को 314 से जाएगा नहीं, तो अगर मैं लूंगा पॉइंट लिया डेसिमल, तो ये होगा 2000 अप्रोक्सीमेटली, पहले जाएगा 6 टाइम्स, कितने जाएगा 6 टाइम्स, 0.6। तो देखो 3 इंटू 6 18 हुआ, एंड 14 इंटू 6 84, कितना हुआ 84, तो हो जाएगा 1884। तो कितना बचेगा मेरे को 100 और 16 160, कितना जाएगा बता तो, 160 मतलब 16, 4 बार 3 बार हो जाएगा 900 नहीं 3 टाइम्स नहीं 4 बार हो जाएगा, 4 और 12 हो जाएगा। ठीक है 0.63 जाएगा, कितना जाएगा 0.63 इंटू आई नॉट। अगर इसको परसेंटेज के टाइम में लिखो तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 100 से, यानी आई एवरेज आ जाएगा कितना 63% ऑफ आई नॉट। अरे है नहीं, तो अगर मान लेते हैं किसी एसी का पीक वैल्यू 100 एम्पियर है, कितना है 100 एम्पियर, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.6, तो उसका 63 एम्पियर क्या होगा एवरेज वैल्यू, क्या होगा एवरेज वैल्यू। क्लियर है क्या? इसको ये वाला वैल्यू याद रखना है 2i0/पाई, 2i0/पाई। उसी तरह अगर नेगेटिव साइकिल में निकालोगे जो वैल्यू आया है सिर्फ माइनस आएगा, -2i0/पाई, और फुल साइकिल में निकालोगे तो क्या होगा 0। क्लियर है क्या? हाँ ना बोल, कल फॉर्मूला तो कम से कम निकले। ये यहाँ से लिख, यहाँ से ये वाला इधर वाला लिख, यहाँ से इस जगह से कुछ नहीं लिख रहा है, खाली टाइम पास कर रहा है। नेक्स्ट है तुम्हारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस। क्योंकि आरएमएस लिखने का बड़ी आसान तरीका है, हम लोग बैक साइड से चलेंगे। आरएमएस अब दोनों का निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और करंट का भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? करंट। देखो यहाँ ध्यान दो, बैक साइड से चलना है। देखो यहाँ से एस तुम्हारा क्या बता रहा है? स्क्वायर। एम क्या बता रहा है? मीन। और ये आर जो बता रहा है वो बता रहा है रूट। तो अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना, फाइंड करना है करंट या ईएमएफ का, तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर लेंगे, बैक साइड से, पीछे साइड से चलना है। स्क्वायर करना है उस क्वांटिटी का, फिर मीन फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड करते भी बताए थे, और फिर उसको क्या ले लेना है? रूट। तो वही आरएमएस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बोले I = I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका आरएमएस वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब करंट का। तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर। तो I का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। फिर इसका क्या फाइंड करेंगे? मीन। क्या फाइंड करेंगे? मीन। तो देखो करंट अगर टाइम का फंक्शन है तो I² भी किसका फंक्शन होगा? टाइम का। तो टाइम एवरेज अभी कैसे निकालते थे बताए थे। जैसे तुम्हारा करंट I का तुम एवरेज वैल्यू फाइंड कर रहा था, I एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन क्या लिखता था? dt लिखता था ना। तो I का फाइंड कर रहा था, अब यहाँ पे I² का एवरेज फाइंड करो, I² into dt इंटीग्रेशन हो जाएगा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt, फिर बाद में क्या ले लेना है? रूट। क्या ले लेना है? रूट। तो ये हो जाएगा IRMS। क्या हो जाएगा? IRMS। सिमिलरली ERMS भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ERMS हो जाएगा E² into dt इंटीग्रेशन dt। चलो इसको करो कॉपी।